कॉलोसल स्टेडियम के अंदर आसमान तक फैली हेक्सागोनल मैजिक बैरियर की प्रोटेक्शन में थर्ड ईयर आई स्कोर का फाइनल मैच खत्म हो चुका है। अरीना के बीच डोलोरेस और उसकी ओपोनेंट गालियत खड़े हैं। दोनों पूरी तरह एग्जॉस्टेड, तेज सांसें लेते हुए उस ब्रूटल लड़ाई के बाद। गलियत की आंखों में साफ डिसबिलीफ और कंफ्यूजन झलक रहा होता है। कांपते हुए वो अपनी बची हुई ताकत समेटता है और कहता है कि वो एक फोर्थ सर्कल मेज, जिसे सारे प्रोफेसर्स ने एक्नॉलेज किया है, डोलोरेस की डिवाइन मैजिक से हार ही नहीं सकता। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी ताकत जवाब दे जाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। डोलोरेस हैरानी से उसे गिरते देखती है। इस खौफनाक मुकाबले के आखिर में वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है। वो थर्ड ईयर आई स्कोर की विनर बन चुकी होती है। पूरा स्टेडियम जोरदार चीयर्स से गूंज उठता है। हर तरफ डोलोरेस का नाम सुनाई देता है। थोड़ी ही देर में लाउड स्पीकर्स अनाउंस करते हैं कि फाइनल इवेंट यानी क्लोजिंग सेरेमनी जल्द शुरू होगी और सभी स्टूडेंट्स ऑफ गेस्ट्स से अपनी सीट्स लेने को कहा जाता है। पोडियम पर खड़े होकर वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग खुद को सेरेमनी का होस्ट बताते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग पूरे स्टूडेंट बॉडी के सामने बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि वो कोलोसियो एकेडमी के स्टूडेंट्स से प्यार और सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन स्टैंड्स में बैठे स्टूडेंट्स इस पर यकीन नहीं करते और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई उनकी सिंसेरिटी पर सवाल उठाता है, कोई ताना मारता है कि उनसे प्यार की उम्मीद बेकार है, और कोई पहले से ही एक बोरिंग लेक्चर के लिए मेंटली तैयार हो जाता है। सब मानते हैं कि वो स्टूडेंट्स को पसंद ही नहीं करते। तभी वेंसी खुद मान लेते हैं कि उन्हें पता है स्टूडेंट्स उन्हें अनोइंग समझते हैं। वो बताते हैं कि उनका सख्त बिहेवियर जानबूझकर था, ताकि एकेडमी की दीवारों के बाहर की हार्श रियलिटी के लिए स्टूडेंट्स तैयार हो सकें। उनका मकसद था उन्हें इतनी समझ और ताकत देना कि वो किसी भी प्रॉब्लम और एडवर्सिटी का सामना कर सकें। लेकिन फिर वो कहते हैं कि एक खास स्टूडेंट से मिलने के बाद उनका नज़रिया बदल गया। उनके दिमाग में एक फ्लैशबैक चलता है, विकौर का वो पल जब वो प्रोफेसर सैडिल के सामने उन स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हुआ था जो फीस नहीं भर सकते थे। वेंसी को याद आता है एग्जाम के दौरान का वो डर और गुस्सा जब वाइकर गेट खोलने के लिए चीख रहा था, और फिर वो पल जब घायल प्रोफेसर सैडिल को बाहर निकालते वक्त उसके चेहरे पर राहत और ग्रैटिट्यूड दिखा था। इन सब अनुभवों से वेंसी कहते हैं कि उन्होंने एक प्रोफेसर होकर ये सीखा कि किसी स्टूडेंट को जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो किसी दूसरे स्टूडेंट से ही मिल सकती है। वर्तमान में लौटकर वो उस अननाम स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद करते हैं और उसके फ्यूचर के लिए सच्ची दुआ मांगते हैं। वो कामना करते हैं कि जो भी हवा उसे पीछे धकेले वही उसे आगे बढ़ाने वाली बन जाए। सूरज हमेशा उसे गर्मजोशी दे और बारिश में भी उसे एक रेनबो दिखाई दे। वो चाहते हैं कि जिंदगी के उदास दिन खुश दिनों से भी ज्यादा उसे मजबूत बनाए। क्राउड में बैठी सिंक्लेयर चुपचाप सुन रही होती है। उसका चेहरा गंभीर है। वेंसी की बातें उसे गहराई तक छू रही होती हैं। सबसे बढ़कर वो दुआ करते हैं कि उसकी जिंदगी प्यार, शांति, उम्मीद और अचीवमेंट्स से भरी रहे। आखिर में वो कहते हैं कि इस साल स्टूडेंट्स ने शानदार किया है और सबका धन्यवाद करते हैं। फिर पूरे स्टूडेंट बॉडी के सामने गहराई से झुककर सम्मान दिखाते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी के इस अनएक्सपेक्टेड और इमोशनल स्पीच के बाद पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। स्टैंड्स में बैठे स्टूडेंट्स भावुक हो जाते हैं। पिगी, ट्यूडर और सांचो खुलकर रो रहे होते हैं। पिगी हैरानी से बोलता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि प्रोफेसर वेंसी इतने वार्म वर्ड्स बोल सकते हैं। ट्यूडर मजाक में कहता है कि शायद ये स्पीच किसी और ने लिखी होगी। सांचो खुद को संभालते हुए बड़बड़ाता है कि वॉरियर्स रोते नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ बियांका बिल्कुल काम रहती है। उसका अनइम्प्रेस्ड चेहरा दोस्तों को चुप रहने का इशारा करता है। डोलोरेस भी साफ तौर पर इमोशनल हो जाती है। वो सोचते हुए कहती है कि प्रोफेसर के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ था। उसके पास बैठी लड़की जोर जोर से रोते हुए कहती है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। फिर वो डोलोरेस से पूछती है कि क्या वही वो स्टूडेंट है जिसका जिक्र वेंसी कर रहे थे। थोड़ा चौंक कर डोलोरेस धीरे से मना कर देती है और कहती है कि उसे नहीं लगता वो वही है। पास बैठे वाइकर ये सुनकर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद चमकती है और चश्मे के पीछे उसकी रेड आई हल्की सी चमक उठती है। डॉलर्स मन ही मन सोचती है आखिर वो कौन था जिसने उस सख्त प्रोफेसर की आंखें खोल दी। जब वेंसी पोडियम से नीचे उतरते हैं, हेडमास्टर विंस्टन उन्हें रोक लेते हैं। कंधे पर हाथ रखकर अच्छे काम और दिल छू लेने वाले स्पीच की तारीफ करते हैं। लेकिन वेंसी उस तारीफ से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। उनका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल होता है। विंस्टन उन्हें जाते हुए सोच भरी नज़र से देखते हैं, फिर खुद स्टेज पर आ जाते हैं।
माइक्रोफोन के पास आते हुए हेडमास्टर विंस्टन अपनी स्पीच शुरू करते हैं। वो अपना परिचय देते हैं और हल्के मजाक में कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल इतनी ज़बरदस्त स्पीच दे चुके हैं कि अब उनके बाद बोलना आसान नहीं है। वो हंसते हुए कहते हैं कि शायद उन्हें कुछ ज़्यादा बेहतर तैयार करना चाहिए था। फिर स्टूडेंट्स को हर पल अपना बेस्ट देने की आम सलाह देते हैं। फिर अचानक उनका टोन बदल जाता है। अब आवाज़ में सीरियसनेस आ जाती है। वो बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एकेडमी छोड़ दी थी क्योंकि उनकी सेहत एक क्रोनिक बीमारी की वजह से बिगड़ गई थी, जिसे मना ओवरलोड कहा जाता है। विंस्टन समझाते हैं कि सेहत खोने के बाद ही उन्हें सच में एहसास हुआ कि प्रेजेंट कितना कीमती होता है। पूरे यकीन के साथ वो कहते हैं कि किसी को नहीं पता वो कब मरेंगे, न कल, न अगले घंटे, न ही अगले ही पल में। वो सबको कहते हैं कि हर एक पल में अपना बेस्ट दो, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो सबके लिए बराबर है। हेडमास्टर विंस्टन अपनी स्पीच को दिल से निकली एक आखिरी गुहार के साथ खत्म करते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो वेकेशन पर जाने वाले हैं। वो कहते हैं कि कभी मत भूलना कि लाइफ और टाइम कितने प्रेशियस हैं। वो उन्हें बिना रिग्रेट के जीने की सलाह देते हैं, ये याद दिलाते हुए कि इंसान कल भी मर सकता है, या इसी पल। लेकिन उनकी बात यहीं सबसे भयानक तरीके से टूट जाती है। एक बड़ा खतरनाक पर्पल विप जैसा टेंटिकल अचानक आगे बढ़ता है और सीधा उनके सीने को भेद देता है। खून हवा में फैल जाता है। विंस्टन की आंखें शॉक और डिसबिलीफ में फैल जाती हैं, जैसे जैसे उनकी जिंदगी उनसे फिसलने लगती है। पूरा स्टेडियम कैओस में डूब जाता है। स्टूडेंट्स सन्न रह जाते हैं, आंखों में सिर्फ डर। पिगी, ट्यूडर और सांचो डर के मारे जमे रह जाते हैं। बियांका, डोलोरेस और उसके पास बैठी लड़की बस घूरती रह जाती है, आंखें फटी हुई। यहाँ तक कि वाइकॉर, जिसने पहले भी कई डिजास्टर्स देखे हैं, वो भी इस अचानक हुए ब्रूटल हमले से पूरी तरह हिल जाता है। विंस्टन जोर जोर से खून खांसते हैं। तभी पर्पल टेंटिकल उन्हें हवा में उठा लेता है। हमलावर उन्हें बेरहमी से घुमाता है और पूरी ताकत से स्टोन स्टेज पर पटक देता है। जमीन फट जाती है और एक विशाल क्रेटर बन जाता है। वो टूटे हुए खून से लथपथ पड़े रहते हैं। होश अभी भी है, लेकिन दर्द असहनीय। उनके गले से एक डरावनी चीख निकलती है। उसी पल एक काली शैडो जैसी आकृति उनके पास उतरती है। हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। टूटी जमीन पर विंस्टन की सजी हुई तलवार यूं ही पड़ी रहती है। हाई हील्स की आवाज के साथ एक शैडोवी फिगर आगे बढ़ती है और उस तलवार को उठा लेती है। अब हमलावर का चेहरा साफ दिखता है। ये है मिज़ूरोबोरोस। उसकी अजीब मास्क के पीछे से आंखें खतरनाक पर्पल रोशनी से चमक रही होती हैं। जीत की मुस्कान के साथ वो ऐलान करती है कि आखिरकार उसे उसका इनाम मिल गया है, कि विंटर सोर्ड ऑरवेल। लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर नहीं टिकती। गुस्से से भरे वेंसी मॉर्ग उसका नाम चिल्लाते हैं और कसम खाते हैं कि वो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो और कई प्रोफेसर्स अपनी तलवारें निकालते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, पूरी तरह फाइट के लिए तैयार। वेंसी के चेहरे पर डर और डिसबिलीफ साफ नजर आता है। वो गिरे हुए हेडमास्टर को देखता है और सिहर जाता है। विंस्टन जैसा महान सोर्डमास्टर, वो भी एम्बुश में इतनी आसानी से कैसे गिर गया? उसका डर धीरे धीरे कंफ्यूजन में बदलता है और फिर गुस्से में, जब उसकी नज़र औरोबोरोस की कलाई पर बंधे एक जाने पहचाने ग्रीन ब्रेसलेट पर पड़ती है जिसमें पर्पल जीम जड़ा होता है। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है। एकेडमी की सिक्योरिटी पार करने के लिए उसने खुद को किसी स्कूल ऑफिशियल के रूप में डिस्गाइज किया था। वेंसी दांत भींच लेता है, उस लैप्स को कोसते हुए जिसने ये सब होने दिया। खुद को संभालते हुए वेंसी असैसिन की तरफ मुड़ता है और दहाड़ता है कि उसका एम्बुश भले ही कामयाब रहा हो, लेकिन वो एकेडमी से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ ब्लू मैजिक सर्कल बनता है। वो ऐलान करता है कि यह स्कूल मार्शल आर्ट्स के शिखर का प्रतीक है। आंखों में ताकत की आग ली और दो और डिटर्मिन्ड प्रोफेसर्स के साथ खड़े होकर वो कहता है कि शेयर स्ट्रेंथ में वो एक आर्मी के बराबर है और वो अकेली उन सबको नहीं हरा सकती। मिस औरोबोरोस एक टेढ़ी डरावनी मुस्कान के साथ पूछती है, क्या उसने कभी कहा था कि वो अकेली है? वेंसी मॉर्ग एक पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद गिरती है। वो उलझन में उसे घूरता है, उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाता। तभी अचानक अरीना की डिफेंसेस पर एक जबरदस्त हमला होता है। स्टेडियम को बचाने वाली ब्लू हेक्सागोनल मैजिक बैरियर जोरदार धमाके के साथ टूट जाती है, रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बिखरते हुए। वेंसी बेबस होकर आसमान की तरफ देखता है, बैरियर को बचा पाने में नाकाम। क्राउड चीखने लगती है और उसी शोर में असैसिन पागलों की तरह हंसने लगती है, हाथ से अपना चेहरा ढकते हुए।
वो कबूल करती है कि उसे उनके डर की आवाज़ बेहद पसंद है। तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उसके बालों का रंग बदलने लगता है, सफ़ेद से गहरा पर्पल बन जाता है। वो अपने चेहरे से ब्लाइंडफोल्ड मास्क उतार देती है और वेंसी बस देखता रह जाता है। वेंसी वहीं जम जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह शॉक में बदल जाता है क्योंकि वो उस औरत को पहचान लेता है। असैसिन अपनी असली पहचान उजागर करती है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर सैडिल होती है। पागल सी हंसी, जीभ बाहर निकली हुई और एक आंख से चमकती हुई पर्पल रोशनी। वो कैजुअली अपने कॉलीग को नाम लेकर बुलाती है।